चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का तीसरा लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अभ्यास के पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना जो है ये क्वेश्चन आंसर किस चीज के हैं? अभ्यास के। जो अपने एनसीईआरटी बुक में अभ्यास होता है उसके क्वेश्चन आंसर है। चलिए करते हैं। सबसे पहला है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। किस चीज में परिवर्तित करना है अपन को? सेल्सियस इकाई में। तो सबसे पहला ए नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 300 केल्विन को अपन को सेल्सियस में बदलना है और 573 केल्विन को किस में बदलना है? सेल्सियस में। तो अपन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? यदि आपको केल्विन में दिया हुआ है तो उसमें सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन वाले तापमान में से सेल्सियस का तापमान क्या कर देना पड़ता है? घटा देना पड़ता है। तो अपन को पहला क्वेश्चन ए में क्या दिया है कि 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। तो अपन 300 केल्विन में से 273 क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये केल्विन लिख सकते हैं ना, तो 273 घटा देंगे तो कितना बचा? आपने 300 में से 273 घटाया तो कितना बचा? 27। और अपन को सेल्सियस में बदलना था तो ये डिग्री सेल्सियस लगा दिया अपन ने। अब इसके बाद आया अगला बी। इसमें क्या है? 573 केल्विन को बदलना है सेल्सियस में। तो क्या करेंगे अपन? 573 केल्विन में से 273 क्या कर देंगे? अपन घटा देंगे। तो 573 में से जब 273 घटाएंगे तो कितना बचा? 300। और अपन को डिग्री सेल्सियस में बदलना था तो डिग्री सेल्सियस लगा दिया। तो अपना आंसर आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अभी अपन ने क्या किया कि जो केल्विन है उससे किस में परिवर्तित किया? डिग्री सेल्सियस से। लेकिन अगले इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? अब डिग्री सेल्सियस से किस में परिवर्तन करना है? केल्विन में। अपन ने देखा था जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना था तो क्या किया था अपन ने? केल्विन का जो तापमान दिया था उसमें क्या कर दिया था? 273 अपन ने क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था, यानी घटा दिया था। अब इसमें क्या करना है? जो डिग्री सेल्सियस दिया है अपन को तो इसका जस्ट अपोजिट करना। क्या करना? 273 क्या कर देना है? ऐड कर देना, यानी जोड़ देना। इसमें ऐड करना था और उसमें क्या करना था? सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? 273 ऐड करेंगे। पहला एक क्वेश्चन क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? केल्विन में। तो क्या किया अपन ने? 25 डिग्री सेल्सियस में 273 अपन ने जोड़ दिए तो कितना आ गया? 298 केल्विन। और अगला क्वेश्चन क्या है? माने अगला पार्ट क्या है? बी। इसमें क्या है? 373 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे अपन? 373 में क्या जोड़ देंगे? 273 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आ गया? 646 केल्विन। आया बच्चों समझ में? देखो इसमें सिंपल बेसिक है। यदि आपको केल्विन से किस में परिवर्तित करना है? सेल्सियस में। तो इसमें 273 घटा देंगे अपन। माने केल्विन से सेल्सियस में बदलना तो क्या करना? 273 घटा देना। जबकि अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 को क्या कर देंगे? अपन जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन तीसरा है। इसमें क्या है? निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण बताइए। क्या करना है अपन को? इसमें कारण बताना है कि ये कैसे होता है। तो चलिए पढ़ते हैं अपन। नेप्थलीन को माने जो नेप्थलीन है उसको रखा देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। जो अपन का इसका आंसर है, अपन समझे थोड़ा सा कि जो नेप्थलीन होता है एक ठोस पदार्थ होता है, ठोस वाष्पशील पदार्थ होता है। मान लीजिए ये नेप्थलीन है अपना, तो इसको अपन ने खुले में वायुमंडल में ऐसा छोड़ दिया तो ये क्या करेगा कि बिना द्रव अवस्था में, देखो ठोस अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ठोस माने कि ठोस से किस में परिवर्तन होता है? द्रव से। और द्रव से किस में परिवर्तन होता है? गैस में। ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। तो जो ठोस है इसमें ये द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में। आपको अगर याद आ रहा हो कि ये किस चीज की परिभाषा है? ऊर्ध्वपातन की। यानी द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस का सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की घटना को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो यही बात यहीं लगेगी। चलिए आंसर पढ़ते पहले फिर समझेंगे अपन और अच्छे से कि नेप्थलीन जो होता है, नेप्थलीन ठोस वाष्पशील पदार्थ है। क्या? नेप्थलीन ठोस वाष्पशील पदार्थ है जिसे
ऊष्मा मिलने पर, क्या जिसे ऊष्मा मिलने पर बिना अवशेष छोड़े, क्या जिसे ऊष्मा मिलने पर बिना अवशेष छोड़े वह ऊर्ध्वपातित होकर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी देखो अपन एक और बार समझिएगा अच्छे से अगर माने तो, देखो अपने पास क्या है, मान लो ये है नेप्थलीन, क्या है ये नेप्थलीन, इसको खुले में अपन छोड़े हैं। अब इसका क्या होगा, देखो वातावरण ये पूरा क्या है अपना वातावरण, तो वातावरण से अपन को क्या मिला, ताप मिला, ऊष्मा मिली, तो ये क्या होगा, ये अभी ठोस अवस्था में, किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, और ये ठोस अवस्था से सीधे किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस अवस्था में, यानी बीच में रहती है द्रव अवस्था, तो द्रव अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सीधा क्या हो गया, ऊर्ध्वपातित हो गया। आपने ऊर्ध्वपातन की परिभाषा पढ़ी थी कि ये है ना, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो यही हुआ कि द्रव में परिवर्तित नहीं हुआ, सीधे ठोस से किस में परिवर्तित हो गया, गैस में। अब ये पूरा ठोस है ना, किस में परिवर्तन हो गया, गैस में, तो यहाँ कुछ रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए कहा गया है कि ये कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना, यानी ये किसका, जब ये ऊष्मा मिलने पर बिना अवशेष छोड़े, माने ये यहाँ कुछ नहीं बचा रहता, मान लो ये कपूर रहता है अपना, मान लो ये क्या है, कपूर, क्या है, कपूर। जब अपन कपूर को जलाते हैं तो ये कपूर जलाते तो यहाँ कुछ बचता है क्या, जलने के बाद, पूर्ण दहन के बाद कुछ बचता है, नहीं बचता, सीधे किसमें, कपूर किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में। यहाँ कपूर कुछ बचता है, नहीं बचता है। इसी प्रकार जो नेप्थलीन है, जब उसको ऊष्मा प्राप्त होती तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना, तो यहाँ भी कुछ नहीं बचता, माने कोई भी अवशेष शेष नहीं बचता। आया बच्चों समझ में। इसके बाद अगला करते हैं अपन, अब ये पढ़ेंगे बी नंबर वाला। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो देखिए इत्र एक द्रव वाष्पशील पदार्थ है। क्या है इत्र, एक द्रव वाष्पशील पदार्थ है जो ऊष्मा मिलने पर यह वायु के कणों से मिलकर सभी दिशा में विसरित हो जाता है, जिसके कारण इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इसका क्या मतलब है, इत्र आपने देखा, इत्र यानी परफ्यूम सेंट। मान लो ये इत्र की शीशी इसमें खोले हैं अपन, तो यहाँ से क्या है, मान लो यहाँ वातावरण में ताप है, वातावरण में ताप है ना, ताप है, ऊष्मा है, तो ये इसमें लगी, ये यहाँ से मान लो गैस अवस्था में है, गैस माने गैस अवस्था में निकलेगा। कैसे, आपने देखा होगा, हमने उस समय पहले लेक्चर में बताया था आपको कि जब ये जो परफ्यूम होता है, जैसे गैस होती है एलपीजी गैस, पहले गैस अवस्था में होती है, लेकिन जब उसको यहाँ सम्मिलित करके उसमें पात्र में भरते हैं तो वो किस पर अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में। आपने देखा होगा इत्र भी द्रव अवस्था में रहेगा अभी अंदर, लेकिन जब इत्र की अपन शीशी खोलेंगे तो उसमें से इत्र जब बाहर लेंगे तो ताप लगने पर क्या हो जाएगा, ये वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प में यानी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और जो ये गैस अवस्था में परिवर्तित होने पर जो एक कण है, जो इत्र के कण है, वो किस में मिल जाते हैं, वायु मिल जाते हैं। क्या, देखो जो ऊष्मा मिलने पर यह वायु के कणों से मिलकर सभी दिशा में विसरित हो जाते। विसरण यानी क्या होता है कि जैसे मान लो ये जो गैस के कण है अपने, क्या चीज है, गैस के, मान लो ये इत्र है, इसके गैस के कण है और ये वायु के कण, ये आपस में मिलके एक माने कण के माध्यम से एक दूसरे तक दूर दूर तक फैल लेते हैं। जैसे मान लो अपन अगर सेंट लगाते हैं ना, तो अपने माने जो कपड़े में खुशबू रहती है इत्र की, सेंट की, वो है ना दूसरे लोगों को भी माने सुगंध देती है, मानो वो उसको है ना महसूस कर पाते हैं। तो जब ये कैसे होता है, जब ये इत्र के जो कण है वो वायु के कण से मिल जाते हैं और ये क्या करते, विसरित होते, माने सभी दिशा में से फैल जाते, सभी दिशा में फैल जाते। तो फैलने पर जो बीच में पड़ता है, मनुष्य आता है कोई भी, तो उसकी जो नासिका में, नाक में जाती है उसकी सुगंध, तो लगता है कि हाँ इस व्यक्ति ने इत्र लगाया है। आया बच्चों समझ में। तो यही बात है इसमें, यानी सीधी बात ये है कि जो इत्र जो होता है वो एक द्रव वाष्पशील पदार्थ है। इत्र द्रव है, उसमें ऊष्मा मिली तो वो जो इत्र है वो वाष्पीकृत हो गया, यानी गैस अवस्था में परिवर्तन हो गया। और ये क्या करता है, जो इत्र है उसकी सुगंध जो है वो वायु के कणों से, किसके कणों से, वायु के कणों से मिलके चारों तरफ, चारों दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है, जिसके कारण दूर दूर तक बैठे व्यक्तियों को भी वो इत्र की सुगंध दिखाई, माने इत्र की जो सुगंध है वो महसूस कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी कणों
उनके क्या है, उनके कणों के बीच, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। आपको पता है जो ठोस होता है उसमें जो कण क्या होते हैं, बिल्कुल बहुत पास पास होते हैं, कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जबकि जो द्रव होता उसके कण ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। और जबकि जो गैस होती है ना, उसके जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं। क्या होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होगा, माने कणों के मध्य, ठोस में, उससे कम किस में, द्रव में, और सबसे कम गैस में। माने सबसे कम गैस में और सबसे अधिक क्या, सबसे अधिक किस में होगा, ये अपना ठोस में। ठीक है, तो इसके आधार पर अपन जमाएंगे। मान लो ये ऑक्सीजन है, ये गैस अवस्था में है, और जो जल है वो द्रव अवस्था में है, और चीनी वो किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। यानी अपन कह सकते हैं सबसे कम कणों के मध्य, सबसे ज्यादा कणों के मध्य रिक्त स्थान गैस में होता, तो ये सबसे कम आकर्षण बल किस में होगा, ऑक्सीजन में होगा। उससे ज्यादा किस में होगा, जल में होगा। उससे ज्यादा किस में होगा, चीनी में होगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना बात को, कि ठोस के जो कण होते हैं उनके मध्य है ना रिक्त स्थान बहुत कम होता है, तो आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। द्रव में देखो इसमें रिक्त स्थान थोड़ा ज्यादा है, तो आकर्षण बल क्या होगा, थोड़ा सा कम। कितना होगा, थोड़ा कम होगा। लेकिन गैस में देखो बहुत ज्यादा गैप रिक्त स्थान है, तो आकर्षण बल, कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, बहुत कम होगा। तो सबसे कम ऑक्सीजन में होगा आकर्षण बल, उससे ज्यादा है ना आकर्षण बल द्रव में होगा, और सबसे ज्यादा आकर्षण बल क्या होगा, चीनी में यानी शक्कर में होगा। आया बच्चों समझ में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अब करेंगे 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित तापमानों पर, जो ये तापमान दिए ना, तो निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। माने जो जल है इन तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में होगा, अपना द्रव अवस्था में होगा। तो नॉर्मल सामान्य कमरे का तापमान रहता है, इसमें क्या रहता है, सामान्य कमरे का तापमान रहता है इतना। तो देखो जल अपना पानी जल ही के रूप में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। ठीक है, अब अगला आ गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि जो जल है ना वो बर्फ बनने लगता है। इसलिए अपन कहते हैं कि ठोस अवस्था भी रहता है, बर्फ बनने लगता है, तो बर्फ ठोस अवस्था है। तो ठोस अवस्था में भी जल रहता है, और लेकिन कुछ मात्रा में अभी जल पूर्ण रूप से बर्फ नहीं बना, इसलिए कुछ अब मात्रा में द्रव अवस्था में भी रहता है जल। आया बच्चों समझ में। अब इसके बाद अगला है 100 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या, जब है ना इसका जो जल है उसका क्वथनांक होता है, तो क्या करता है, इस ताप पर क्या होता है, उबलने लगता है जल बहुत अधिक मात्रा में। तो अपन ये कह सकते हैं कि अभी जल भी है, और क्या है, जो अपना मान लो जल है ये उबलने लगता है, तो वाष्प निकलने लगती है, तो ये गैस अवस्था है। और अभी भी थोड़ा सा जल है, यानी ये द्रव अवस्था है, और ये वाष्प किस अवस्था में है, गैस है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल द्रव अवस्था में भी है और गैस अवस्था में भी है। आया बच्चों समझ में इसमें। अब इसके बाद ये अपन याद कर लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या करना है अपन को, पुष्टि हेतु कारण दीजिए। क्या करना है, पुष्टि हेतु कारण दे। ठीक है, तो सबसे पहला है जल कमरे के ताप पर द्रव होता है। आपने देखो अभी पढ़ा है अपन ने। और देखो अपना कमरा, मान लो ये कमरा है, अभी नॉर्मल कमरा है, इसमें अपन पानी रखे मान लो, तो ये जो कमरा है माने पानी रखे, जल क्या क्या रखे अपन, जल। और जल किस अवस्था में है, जल किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो यही बात की कि जल कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। क्यों है, चलिए पढ़ते हैं। सामान्य कमरे के ताप पर जल द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि द्रव के कणों के मध्य क्या, द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक किंतु गैस की अपेक्षा कम होता है, तथा द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। यानी सीधी बात ये है कि ये द्रव के अभिलाक्षणिक गुण है कि क्या कैसा क्या होता है। तो अभी अपन ने पढ़ा है, देखो ठोस के कण जो होते हैं वो आपस में पास पास होते हैं बिल्कुल, जबकि द्रव के कण थोड़े से दूर दूर होते हैं, जबकि जो गैस के कण है वो तो बहुत दूर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो द्रव कण थोड़े से रिक्त स्थान कम है, रिक्त स्थान कम है, लेकिन ठोस में तो बहुत कम है। लेकिन ठोस की अपेक्षा, ये लिखा ना मैंने, ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान क्या होता है, अधिक होता है, जबकि गैस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसके कारण ये क्या किस रूप में पाया जाता है, जल द्रव अवस्था में पाया जाता है।
ठीक है बच्चों। और इसका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये अपन ये सब पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जैसे अपन ने मान लिया कि 1 लीटर अपने पास जल है। अब ये अपन देखेंगे तो ये चाहे अपन गिलास में ले लें, चाहे कप में ले लें, चाहे थाली में ले लें, आपको जल कितना मिलेगा, 1 लीटर ही मिलेगा। लेकिन ये देखो, अब ये 1 लीटर जल है ना, जब गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, कप में डालेंगे तो कप का आकार ले लेगा, थाली में डालेंगे तो थाली का आकार ले लेगा। इसका मतलब ये है कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन अगला करते हैं। बी वाला है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। जैसे अपन ये पढ़ा था कि जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, ऐसी लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। अब अपना कमरा है, मान लीजिए अपना ये घर है, मान लीजिए घर है अपना, तो यहाँ एक मान लो ये कमरा है। अब ये कमरा है तो इसमें लोहे की अलमारी रहेगी, तो अलमारी ठोस ही में, ऐसी अलमारी ज्यों की त्यों रखी रहेगी नॉर्मल ताप पर। अब ये तो है नहीं कि पिघलने लगे या वाष्प बनने लगे, ठोस है, मजबूत है, तो वो क्या होगी कि ठोस ही अवस्था में होगी। तो आइए अपन देखते हैं उत्तर। कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी ठोस अवस्था में होती है क्योंकि इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है तथा इनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है तथा इनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं तथा ये असंपीड्य होते हैं। यानी क्या कहने का तात्पर्य क्या है अपना, कि जो अपना मान लीजिए कमरा है, यहाँ लोहे की एक अलमारी लगी है, तो देखो लोहा क्या है, लोहे की अलमारी क्या है, ठोस अवस्था में। और अपन को पता ही चुकी कि ठोस अवस्था के कण आपस में पास होते हैं, उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है, उन कणों के मध्य आकर्षण बहुत अधिक होता है, इसका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ा है, यदि किसी बच्चे ने शुरू से नहीं देखा है तो पहले एक है ना सिक्वेंस से पढ़ें, कि पहला लेक्चर देखें, फिर दूसरा देखें, फिर तीसरा देखें। इससे क्या होगा आपको कि और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। और जैसे मान लो एक बार में समझ में ना आया तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख लें, पॉज करें, बार बार अपन पढ़ें, समझें, तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अपन ने इसका देख लिया आंसर कि ये अभी है ना, जो कमरे के तापमान पर जो अलमारी है अपनी, वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, क्योंकि कण पास है, आकर्षण बल अधिक है, इसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। अब भैया ये मान लो एक अलमारी है, वो मान लो कितने 50 किलो की है, तो कल भी अपन को 50 किलो की मिलेगी। यदि ये अलमारी ऐसी आयताकार में, तो अगले दिन आके भी हमें आयताकार ही मिलेगी। इसे आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और यह असंपीड्य होते हैं। अब इसको दबाएंगे प्रेशर, अब अधिक प्रेशर लगाएंगे तो भले ही दब जाए, लेकिन एक प्रकार से ये कह सकते ज्यादा नहीं दबेगी नॉर्मल प्रेशर में भी। तो अपन क्या करेंगे कि ये क्या होती, असंपीड्य होती, या संपीड्यता का गुण बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन क्या है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। पहले ये चलिए अपन पहले उत्तर पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 273 केल्विन पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, इसके बाद ताप में वृद्धि करता है, जबकि इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है, इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करती है। अभी अपन ने उत्तर तो पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा ये लग रहा कि क्या बोला इसमें, समझ में नहीं आए। तो चलिए अपन समझते हैं। सबसे पहले देखो, मान लीजिए अपना ये है बर्फ, क्या है अपना ये बर्फ, क्या है बर्फ लिखी आइस है, और मान लीजिए ये अपना क्या है जल, क्या है ये जल। अब इसमें मान लीजिए अपन ने ताप दिया, इसमें क्या दिया, ताप दिया, और इसमें भी ताप दिया। मान लीजिए ये भी थोड़ा मान लीजिए ठंडा है, इसमें ठंडा है, और ये भी ठंडा है मान लीजिए। अब बर्फ तो ठंडा रहेगा और ताप भी मान लीजिए नॉर्मल है, और अपन ने तापमान कितना दिया है 273 केल्विन। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में लिखा सकता पेपर में कि 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो अब ये अपना बर्फ है, अपन ने इतना तापमान दिया, अब ये बर्फ चालू होगा, पहले बर्फ की तो अवस्था परिवर्तन होगी, माने ताप देते हैं तो बर्फ पिघलेगा, माने बर्फ अभी क्या है ठोस अवस्था में है।
अब जब ताप देंगे, गर्मी देंगे, ऊष्मा देंगे तो ये किस अवस्था में परिवर्तन होगी? द्रव अवस्था में परिवर्तन होगी। अब पहले तो ताप किसके लिए चाहिए? उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए। अब मान लीजिए अपना द्रव अवस्था में पानी बन गया, अब इस पानी को गर्म करने के लिए फिर अलग से ताप दूसरा चाहिए, माने फिर आगे एक ताप चाहिए। जबकि यहाँ जो द्रव है ये तो अवस्था में वैसे ही पहले द्रव है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? सीधा अब ये क्या होगा, इसका तापमान टेम्परेचर मान लो कम है, इतना हमने 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन दिया, तो अभी ये सीधा क्या होगा, इसमें ताप में वृद्धि होगी। पहले इसमें क्या होगी, सीधे डायरेक्ट क्या होगी, ताप में वृद्धि। मान लो ये अभी ठंडा है तो अभी ये क्या होना चालू हो जाएगा, गर्म होना चालू हो जाएगा। जबकि जो अपना ये बर्फ है ना, जो पहले बर्फ है, पहले वो पानी बदलेगा, उसके लिए ऊष्मा चाहिए, फिर उसके बाद है ना कि किस में बदलेगा, ये गर्म होगा, और फिर ऊष्मा चाहिए तो ये पानी क्या होगा, गर्म होगा। जबकि अपन की दूसरी बात ये है कि जो अपना जल ही है इसको सीधे डायरेक्ट अब पानी में बदलना है, माने क्या करना है, पानी में बदलना क्या है, इसमें तो पानी क्या होना है, गर्म होना डायरेक्ट। तो अभी ऊष्मा इसमें कम लगेगी तो ये जल्दी गर्म होने लगेगा, जबकि इसको पहले अभी बर्फ से पानी में बदलेगा, और पानी अभी देखा है अपन ने अभी तो ठंडा ही है, तो माने इसमें अभी शीतलता रहेगी। आप समझिए थोड़ा सा डिटेल में, अगर आपको थोड़ा सा लगाएं दिमाग कि मान लो ये बर्फ है, अब बर्फ से पहले तो बनेगा पानी, अब पानी के बाद ये होगा क्या, गर्म। तो इसमें अभी प्रोसेस में ये भी अभी ठंडा है, अभी देख रहे हैं अभी बर्फ तो ठंडा ही है, अभी भी पानी अब गर्म पिघला है, आपने देखा होगा बर्फ पिघल के पानी बन जाता है, लेकिन तो भी पानी ठंडा ही रहता है, फिर उसके बाद ये गर्म बदलेगा। जबकि ये तो पानी पहले डायरेक्ट ही है, तो अभी ये गर्म होना चालू हो जाएगा। अभी ये गर्म होगा, सीधा ताप में परिवर्तन होगा, माने ताप में वृद्धि होगी, माने पानी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बढ़ के अब 10 डिग्री सेल्सियस में डायरेक्ट अब गर्म होगा। जबकि अभी बर्फ है, पहले अभी पानी बदलना है, तो ठंडक रहेगी, क्योंकि बर्फ ठंडा रहता तो अभी ठंडक रहेगी, और पानी भी बदल गया तो आपने देखा होगा बर्फ अगर पिघल भी गया तो वो पानी अभी ठंडा महसूस होगा। तो माने इसमें क्या होता है, बर्फ में अधिक समय तक अभी ठंडक आपको मिलती रहेगी, जबकि पानी गर्म होना प्रारंभ होगा। पहले क्या है कि देखो बर्फ में पहले अभी अवस्था में परिवर्तन होगी, माने ठोस अवस्था में बर्फ, फिर पानी में बदलेगा यानी द्रवावस्था में बदलेगा। अब द्रवावस्था के बाद आपके लिए गर्म होगा पानी, तो इसमें लग जाएगा समय, और समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन अपन को ठंडक में मौजूद रहेगी अभी फिलहाल। लेकिन जबकि जो पानी है ना, पानी डायरेक्ट गर्म होना चालू हो जाएगा। इसका थोड़ा सा ये अगर आप ध्यान से अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा कि जब बर्फ जो होता है ना, वो पहले अवस्था में परिवर्तन, ये अपने लिखा ना, जो बर्फ होता है किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेता है, माने ताप लेता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अवस्था में परिवर्तन, यानी पहले अभी बर्फ क्या बदलेगा, पानी, और इसके बाद ताप में वृद्धि करेगा। तो अभी पहले अवस्था में परिवर्तन रहेगा तो तब तक तो ठंडा ही रहेगा, माने एक प्रोसेस, एक स्टेप में देखो, मान लो बर्फ है, अभी उसका फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हुआ, और तब भी ये ठंडा है। जबकि जो पानी है अपना जल, वो फर्स्ट स्टेप में क्या होने लगा, देखो अपन ने पानी इसी जल अवस्था में दिया तो इसमें क्या होने लगा, ये गर्म होने लगा। अब पहली स्टेप में ये हुआ बदला, अभी पानी में बदला, जबकि ये पहले स्टेप में किसने, गर्म होने लगा, तो माने अभी पानी बदला है और ये ठंडा ही रहेगा। थोड़ा सा आप कोशिश करें बार बार समझने की तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे बर्फ है, पहले स्टेप में अभी पानी में बदला, तो भी पानी जब बर्फ पिघलता है तो ठंडा ही रहता है, जबकि पहले ही स्टेप में जो पानी है गर्म होने लगा, तो शीतलता किस में अधिक होगी, बर्फ में ज्यादा होगी, जबकि पानी में कम होगी। तो यही बात इसमें लिखी है कि 273 केल्विन पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से क्या करता है, गुप्त ऊष्मा लेता है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन करता है, इसके बाद ताप में वृद्धि करता है। जबकि जो इसी ताप पर जो जल होता है वो केवल ताप में वृद्धि करता है, उसको परिवर्तन थोड़ी अवस्था में करना, वो तो सीधा गर्म होना चालू होगा। तो इसके लिए क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त करता है, इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्राप्त, माने जब फर्स्ट स्टेप में बर्फ पानी में बदला और वो ठंडा ही है, जबकि पानी फर्स्ट स्टेप में क्या होने लगा, गर्म, और अपन ने ये देखा कि शीतलता प्रभाव अधिक किस में होगा, तो वो किस में होगा, बर्फ में। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा शीतलता भी किस में मौजूद रहेगी लंबे समय तक, बर्फ में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, उबलते हुए जल, क्या, उबलते हुए जल अथवा भाप में, क्या, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। यानी इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक है अपने पास क्या, उबलता हुआ जल, क्या है, उबलता हुआ, क्या है, उबलता हुआ जल, पहली चीज ये है, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या है अपनी,
भाप। अब बताइए इसमें जलने की तीव्रता किस में होगी? अगर अपन उबलते हुए जल में हाथ डालें और भाप में हाथ डालें तो किस में ज़्यादा जल्दी जल जाएंगे? अभी ये अपन करना नहीं, ये नुकसानदेह है, बाकी हम बता रहे हैं ऐसा कि उबलते हुए जल में जल्दी जलेंगे कि भाप में जलेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं, भाप से जलने की तीव्रता उबलते हुए जल से अधिक होती है। माने जो भाप से जितनी जल्दी जल जाएंगे उबलते हुए जल से कम जलेंगे। माने सबसे ज्यादा घातक क्या होता है अपना, डेंजर क्या होता है? भाप क्या होता है? बहुत ज्यादा डेंजर होता है। तो भाप से जलने की तीव्रता उबलते हुए जल से अधिक होगी, क्योंकि भाप के कणों की ऊर्जा जल के कणों की ऊष्मीय ऊर्जा से अधिक होती है। यानी ये कारण क्या है कि जो भाप के कणों की ऊर्जा होती है ना, वो अधिक होती है किसके? उबलते हुए जल के कणों की ऊष्मीय ऊर्जा से। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाप से जल्दी जल जाएंगे अपन और उबलते हुए जल से कम जलेंगे। आया बात समझ में आपको? चलिए एक बार और अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम कर ले रहे कि क्या होता है। जो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा है, एक है उबलता हुआ जल और एक है अपनी भाप। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप उबलते हुए जल से जल्दी माने वो क्या होगा आपको, माने जो जल जाएंगे जल्दी उबलते हुए जल से, कि भाप से जल्दी जल जाएंगे? तो अपना इसका आंसर क्या आ रहा है? भाप। क्यों? भाप से जल्दी जल जाएंगे, जबकि उबलते हुए जल से देरी से जलेंगे। क्यों? इसका कारण ये है कि जो भाप के कण की ऊर्जा होती है ना, वो क्या होती है, भाप के जो कण है उनकी ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। जबकि जो उबलते हुए जल के कण है ना, उनकी ऊर्जा क्या होती है? भाप की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाप से जल्दी जल जाएंगे अपन, क्योंकि इसके भाप के कणों की ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी तथा एफ की अवस्था परिवर्तन का नाम अंकित कर। अभी में चित्र तो आपको दिख नहीं रहा, चलो अपन बना रहे हैं तो अपन को समझ में आएगा। सबसे पहले ये है ठोस। क्या है? ठोस। अब अपन ने इसमें क्या दी? ऊष्मा दी। तो क्या अब किस में परिवर्तन हो गया? द्रव्य में परिवर्तन हो गया। फिर अपन ने इसको ऊष्मा दी तो किस में परिवर्तन हो गया? गैस में परिवर्तन हो गया। किस में परिवर्तन हो गया? गैस में। अब इसको अपन ने क्या, इसे यहाँ ऊष्मा दी थी, अब यहाँ अपन क्या देंगे? शीतलता देंगे। क्या देंगे? शीतलता। तो किस में परिवर्तन होगा? पुनः द्रव्य में। और फिर अपन शीतलता देंगे तो किस में परिवर्तन होगा? ठोस में। ये अपन ने लेक्चर नंबर किस में पढ़ा था? लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। किस में पढ़ा था अपन ने? लेक्चर नंबर 1 में। तो चलिए अपन है ना ये समझते इसमें क्या करता। तो यहाँ एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि रिक्त स्थान भरना है। तो अपन ने एक बार जब हमने बताया था पहले लेक्चर में, चलिए अपन देख लिए क्या रिक्त स्थान भरना। यहाँ सबसे पहले अपन ये भरना कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ भरना है अपन के लिए क्या? बी। यहाँ भरना है अपन को सी और यहाँ भरना है अपन को डी। क्या? यहाँ भरना है अपन को डी। और इसके पश्चात अपन को एक चीज भरना है यहाँ इसमें डायरेक्ट ई। इसमें भरना है अपन के लिए ई, इसमें यहाँ डायरेक्ट क्या भरना है? यहाँ एफ। तो अभी अपन को भरना है, माने किसका मान? ए का निकालना है अपन को। माने ए में क्या होगा? बी में क्या होगा? सी में अपना क्या होगा? डी में अपना क्या हो गया? ई में अपना क्या होगा? और एफ में अपना क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे कि ए ठोस से किस अवस्था, ये किस ए क्या दर्शा रहा है? मतलब ठोस से किस अवस्था में जा रहे हैं अपन? द्रव अवस्था में। तो इसके लिए आपको ताप की आवश्यकता है, और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जितने ताप की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। यानी ए का आंसर क्या आ गया अपना? गलनांक। आया बात समझ में आपको बच्चों? इसमें क्या करना है अपन के लिए? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कैसे सॉल्व करना है? मतलब ये जो यहाँ जो आवश्यकता होती है, ये माने ए यहाँ, ये बी यहाँ, और ये सी यहाँ शीतलता वाला, यहाँ ये डी। तो ये है अपना कि यहाँ से डायरेक्ट अपन ए से माने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए तो क्या होगा? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हुए तो क्या होगा? इसका आंसर इस प्रकार, इस आधार पे अपन को क्या करना है? लिखना है। तो चलिए अपन है ना यही अपन कर रहे हैं सॉल्व। तो चलिए अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि ठोस अवस्था में ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने के लिए क्या चाहिए अपन को? कितना ताप चाहिए? जितना ताप चाहिए उसको अपन क्या कहते हैं? गलनांक। और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होने के लिए जितना ताप चाहिए उसे क्या कहते हैं अपन? क्वथनांक।
क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो आपको पता है ए में क्या आएगा, क्वथन, ए में क्या आएगा अपना गलनांक, और बी में क्या आएगा अपना, क्या आएगा भैया बताइए आप, क्या आएगा, क्वथनांक। अब सी और डी में आपका क्या आएगा, आप सोच के बताइए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि सी में क्या आएगा और डी में क्या आएगा। चलिए आप सोच के बताइए। चलो अपन चलो एक अच्छा, चलो सी और डी का आप सोचिए, इसके पहले अपन है ना क्या कर लें, और है ना हम ई और एफ का निकाल के बता रहे, जब तक आप सी और डी में सोचिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो अपना ई है, अब अपन को ये पता है, ये क्या बता रहा है, देखो द्रव अवस्था में आ रही है लाइन, नहीं आ रही, सीधा क्या हो रहा है, ठोस अवस्था से कहाँ पहुंच रहा है, ये गैस अवस्था में पहुंच रहा है। यानी इसका क्या हो सकता है, ऊर्ध्वपातन। आपको पता है ना, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। और इसके विपरीत क्या, इसके विपरीत सॉरी, ये इस साइड एरो नहीं रहेगा, ये रहेगा किस साइड, इस साइड एरो रहेगा। यानी गैस अवस्था से सीधे किस अवस्था में परिवर्तित होना है अपन को, गैस अवस्था से सीधे किस अवस्था में परिवर्तित होना है, यहाँ ठोस अवस्था में। तो ये देखो, यदि ठोस से गैस में जाना तो ये ऊर्ध्वपातन, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, जिसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, निक्षेपण। क्या होता है, निक्षेपण। यानी एफ का ई का मान, ई का अपन क्या लिखेंगे रिक्त स्थान में, इसमें रहेगा अपना ऊर्ध्वपातन, और एफ में क्या लिखेगा अपना निक्षेपण। क्या आएगा अपना, इसमें आएगा निक्षेपण। अब इसके बाद अपन है ना, अब रह गया ये सी और डी। तो जब अपन है ना मान लीजिए गैस में, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आते हैं, माने ये शीतलता देते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, संघनन। यानी गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो शीतलता देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अपन, प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। उसके बाद अब ये द्रव अवस्था से किस अवस्था में जाना है, ठोस अवस्था, माने शीतल दी, तो दी वाला क्या हो गया अपना जमना, माने अपन इसको हिमीकरण भी कह सकते हैं। सी वाले माने सी वाले में क्या है अपना, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने के लिए क्या आ गया अपना, संघनन। क्या आ गया अपना, संघनन। और जबकि ये डी में क्या है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, यानी मान लो द्रव पानी है और पानी से ठोस बनना यानी बर्फ बनना, तो क्या होता है, जमते हैं। और जमना भी लिख सकते हो, और अपन लिख सकते हैं हिमीकरण, माने हिमीकरण माने जमना। क्या होगा, जमना। ठीक है भैया, और ये अपना पूरा हो गया। इसका माने अपन समझ गए कि ये ठोस से अपन द्रव में गए तो ये गलनांक चाहिए ताप, द्रव से गैस में गए तो ये क्वथनांक ताप चाहिए। अब ये गैस से पुनः द्रव में आए तो शीतलता कितना, ये जो परिवर्तन प्रक्रिया है वो है संघनन, और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाने की ये प्रक्रिया क्या है, जमना या हिमीकरण। और अब ये एक और ये दो थे कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जाना था तो क्या था, ऊर्ध्वपातन, और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आना था तो ये क्या कहलाता है, निक्षेपण। तो आया बच्चों आपको समझ में। चलिए कि आज अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया। अब अपना अध्याय नंबर 1 क्या हो गया है, पूरा समाप्त। अब आपको क्या करना है, अगर आपने बीच में सीक्वेंस में वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूरा सीक्वेंस में वीडियो देखना है। पहला लेक्चर देखना है, दूसरा लेक्चर देखना है, फिर तीसरा लेक्चर देखना है। इससे क्या होगा कि आपकी विज्ञान की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। क्या कि हमने ये आपको जो पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर और तीसरे लेक्चर में समझाया ना, इसको आप अपनी कॉपी में एक रजिस्टर में उतार लें, जिससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप है ना इसको अच्छे से माने अपना नोट्स प्रिपेयर कर लें, जिससे कि आपको क्या है, दिक्कत नहीं जाएगी आपको पढ़ने में। तो ठीक है बच्चों, आपको अब अपन मिलते हैं अध्याय नंबर 2 में। तो जब तक आप है ना अपने अध्याय को पूर्ण रूप से तैयार कर लें एक अध्याय को, फिर अपन मिलते हैं दूसरे अध्याय में।